यूपी के गांव में दवा और इलाज की पहले ही दिक्कत थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी बंद होने से बड़े पैमाने पर पीएचसी के डॉक्टरों की कोरोना में ड्यूटी लग जाने से वहां दवा और इलाज बंद हो गया है। ऐसे में गांव के गरीब लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। महोबा और रायबरेली के गांव का हाल बता रहे हैं कमाल खान। महोबा के अकौना गांव में खाली पड़ी पीएचसी में सफाई कर्मचारी सतीश कुमार छुट्टा जानवर भगाने में मशगूल हैं। यहां के मेडिकल स्टाफ की कोरोना की ड्यूटी लगी है, ओपीडी बंद है। इमरजेंसी के डॉक्टर सतीश कुमार ही हैं, जो गांव वालों की मदद करने को थोड़ा बहुत इलाज कर देते हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं तो फिर कैसे इलाज होता है उनका? गांव के लोग आते हैं, मान लो जो वो है जितना मान लो हमसे बनता है, जैसे यहाँ कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है तो मलहम पट्टी वगैरह कर देते हैं, और बाकी जो सीरियस ज़्यादा होते तो उनको बिलासपुर भिजवा देते हैं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही अच्छी नहीं हैं। पीएचसीज के स्टाफ की दूसरी जगह ड्यूटी लग जाने या उनके बंद हो जाने से हालात और ख़राब हुए हैं। यूपी में 4200 पीएचसी और 850 सीएचसी हैं। 18,000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है। 13,000 पीएमएस डॉक्टर्स हैं। 5,000 डॉक्टर्स की पहले ही कमी है, लेकिन महामारी के चलते पीएचसीज के तमाम डॉक्टर्स की दूसरी जगह ड्यूटी लग गई है। इस समय कोरोना में हमारे यहाँ L2 में, निगरानी समितियों में, आरआरटी टीमों में और कंट्रोल रूम में हमारे बहुत सारे स्टाफ्स की ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पे लगाई जाती रहती है और लगी भी हुई है, जिस वजह से ऑलरेडी पीसीसी ओपीडी जनरल ओपीडी बंद चल रही है। महोबा के बिलबई गांव की पीएचसी दोपहर 12 बजे बंद मिली। लेखपाल देवकी नंदन गांव की स्वास्थ्य निगरानी समिति में हैं। टीकाकरण का जायजा लेने आए थे, लेकिन पीएचसी में ताला लगा था। स्टाफ से बात हुई कि 12 बजे तक कोई नहीं आया है, और जो 10 की डोज मिलती है, कल 2 लगे थे, 8 बेकार हो गई थी वो, तो वापस करना पड़ी वो, नहीं तो 8 बर्बाद हो जाती है। रायबरेली के भुए में पीएचसी में भी ताला बंद है। इस पीएचसी में सिर्फ एक फार्मासिस्ट तैनात हैं, जिनकी कोरोना महामारी में कहीं और ड्यूटी लग गई है, जिससे पीएचसी में ताला पड़ गया। ऐसे हालात बहुत जगह हैं। हम माता जी को लाए, कई बार वो लड़का को लाए, यहाँ खुल नहीं रही अस्पताल, आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं, फिर प्राइवेट यानी दिखाते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। रायबरेली के सीएमओ कहते हैं कि महामारी में ड्यूटी की वजह से ये हालात बने हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये भुए में जो पीएचसी है वो कब से बन चल रही है, कुछ अंदाजा होगा? नहीं, कब से नहीं बन चल रही है। एक ही फार्मासिस्ट था वहाँ पे, उसको लगा लिया गया है। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है। महोबा में इरफान पठान और रायबरेली में फैज़ और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और यह हालत यूपी के दूर दराज गांव की ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना का जबरदस्त प्रकोप है, लेकिन यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के गांव में भी हालत बेहद खराब है। गांव वाले कोरोना के लक्षणों से मर रहे हैं और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा हुआ है, कुछ में तो गोबर तक भरा हुआ है। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के दादरी का एक गांव लाहुरली का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां कोरोना काल में डॉक्टर होने चाहिए, वहां गोबर के उपले भरे हैं। जिस कमरे में ऑक्सीजन और बेड होने चाहिए, वहां जानवरों के खाने वाला भूसा भरा हुआ है। 72 साल के राजपाल सिंह के घर मातम है। बुधवार को राजपाल के भाई महिपाल सिंह की मौत हो गई। महिपाल सिंह को कई दिनों से बुखार था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्पताल के रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राजपाल कहते हैं कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो उनके भाई बच गए होते। मेरा भाई छोटा अभी परसों ही हल्का सा बुखार हुआ, बस उसी में सोचा कि अस्पताल ले चलें, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही दम तोड़। यहाँ सुविधा होती घर के दर्जे पे तो बस जाते। इस बंद पड़े सामुदायिक केंद्र से ठीक 50 मीटर दूर 70 साल के हरवीर को कोरोना हुआ है। बेचारे घर में ही ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए हैं।
न देखने वाला कोई डॉक्टर है, न ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर। यहां से नजदीकी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर दादरी में है। 10 हजार की पॉपुलेशन में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना, ये भी बंद पड़ा है। गवर्नमेंट का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, किसी एमएलए एमपी का मुझे लगता है हमारी तरफ कहीं फोकस ही नहीं है। हम यहां से निकलकर दादरी के ही छिठेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहां हमें ताला लगा मिला। गांव के प्रधान मनीष भाटी बताते हैं कि यहां 1 महीने से ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, फिलहाल ताला बंद है। कोशिश करेंगे हम कि डॉक्टर आए। मेरे उनसे ये भी अनुरोध है कि यहाँ पे कोई एक डॉक्टर की व्यवस्था हो जो कि गांव के व्यक्तियों को उपचार मिल सके। यहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं आते फिलहाल? हाँ, फिलहाल एएनएम में एक एएनएम मैडम है, वो बैठती है, तो वो भी कमी आ रही है कोविड की वजह से। कभी वहाँ जाती है और सरकारी अस्पताल में रहती है। गौतम बुद्ध नगर में इस हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्हें कुछ गांव के प्राथमिक केंद्रों का रंग रोगन कर दौरा भी कराया गया, लेकिन असलियत में यहां के सैकड़ों गांव कोरोना के दौर में राम भरोसे हैं। एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत में यहां पर गोबर कूड़ा करकट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहां के गांव वालों का कोई माई बाप नहीं है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ दादरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से एक इंदौर में महामारी की दूसरी लहर के दौरान क्या कोरोना के मामले छिपाए जा रहे हैं? आईसीएमआर और राज्य के सरकारी आंकड़े जो हैं उनका तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ऐसा ही नजर आता है। हालांकि सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो आंकड़े भी नहीं छिपा रही है। कोरोना की हर लहर में इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर रहा है। सरकारी स्वास्थ्य बुलेटिन ने इस बात की तस्दीक की, लेकिन अब पता लगा है कि इसी बुलेटिन ने बहुत सारी बातें छिपाई भी हैं। प्रशासन ने 1 फरवरी 2021 से 14 मई 2021 के बीच कुल 1,54,474 संक्रमितों के आंकड़े आईसीएमआर पोर्टल पर अपलोड किए, जबकि राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन में इसी अवधि में केवल 77,353 संक्रमितों की सूची अपलोड हुई। अप्रैल में संक्रमितों की संख्या 90,166 थी। राज्य के बुलेटिन में सिर्फ 41,169 दर्ज हुए। 14 मई तक 36,249 संक्रमित थे, जबकि राज्य के बुलेटिन में 24,003। सरकार फिर कह रही है आंकड़े नहीं छिपा रही। मध्य प्रदेश में किसी भी स्तर पर ना आंकड़े छुपाने के निर्देश दिए गए हैं और ना हमारी ऐसी कोई मंशा है। और कोरोना के आंकड़ों को लेकर एक ही पोर्टल है। अब ये जानकारी कहाँ से आ रही है कि राज्य का अलग पोर्टल है और केंद्र का अलग पोर्टल है, मुझे आश्चर्य है। सभी जगह एक ही तरह के आंकड़े हैं और इसको हाइड करने का, छुपाने की ना हमारी मंशा है, ना हमारे निर्देश है और ना इससे हमें कोई फायदा या नुकसान है। विपक्ष तो कह रहा है जिंदा लोगों की छोड़िए, सरकार मुर्दों के आंकड़े तक छिपा रही है। कोविड की मृत्यु की जो नापदंड है ये बनावटी है, ये फर्जी है, ये दबाने के लिए है, छिपाने के लिए है। मैं तो ये कैलकुलेशन करिए कि कितनी लाशें, हम लाशें गिने, शमशान घाट में पहुंची और कब्रिस्तान में पहुंची। हर जगह इसका कोई रिकॉर्ड है, इसका कोई खुलासा है। क्योंकि मैंने ये प्रश्न कई दफे पूछा, इसका जवाब नहीं मिला, पर मैंने इसका हिसाब लगाया। बहुत सारे जिलों से तो आंकड़े आ गए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, और हमने फोन पर ही आंकड़े मंगाए। 1 लाख से ज्यादा मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई, और ये उदाहरण है। अगर मध्य प्रदेश में हुई है तो विश्व में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, भारत विश्व को कितना मूर्ख बना रहा है। ये और बात है कि सरकार के मुताबिक कोरोना में अभी तक कुल 7,315 लोगों की ही मृत्यु हुई है। सरकार हर बार ये कहती रही है कि आंकड़े छुपाकर उसको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, फिर भी हर बार वो आंकड़े छुपाती रही है और उसके इस खेल को हम उजागर करते रहे हैं, ये बताकर कि आंकड़े बताकर हमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। बस मकसद है तो इतना कि महामारी के दौर में
जनता को सच जानना चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 7 जून की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। वहीं कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, उसका इलाज राज्य में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाएगा। और ये खबर पंजाब के फरीदकोट से है, जहां जिले में पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर देते थे। ये काम एक प्राइवेट लैब के जरिए किया जाता था। 12,000 रुपए में कोरोना की मनचाही रिपोर्ट देते थे ये। पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक केमिस्ट भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से भवानीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई हैं। उनके लिए शोभन चटर्जी ने ये सीट खाली कर दी है। उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया कल। हालांकि वो मंत्री बने रहेंगे और अगले 6 महीने में किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ममता बनर्जी पहले भी भवानीपुर से विधायक रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, जहां कभी उनके भरोसेमंद सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी बगावत कर बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर आए थे। ममता बहुत कम अंतर से ये सीट हार गईं। वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में विक्रय केंद्र पर महीने भर से रखा गया किसानों का अनाज जो गेहूं है वो तावते के बाद बारिश में भीग गया। उन्होंने बिक्री का टोकन ले रखा था, लेकिन इसकी खरीद नहीं की गई। अब सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की रिपोर्ट। चंदौली के इस गेहूं विक्रय केंद्र में महीने भर किसानों का गेहूं पड़ा रहा। किसान इंतजार करते रहे कि इसकी खरीद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें टोकन मिल चुका था, लेकिन बारिश में अब ये गेहूं भीग चुका है। टोकन मिला है और अपना लेकर आए हैं गेहूं। ये 1 हफ्ता ले हो गया है। हम पूछे हैं, पल्लेदार एक दिन मिले थे तो उनसे पूछें तो वो कहें कि साहब से मिल लीजिए। साहब से आज मिले तो साहब अभी कुछ रिजल्ट ही नहीं बता रहे हैं कि 2 दिन बाद आओ या 4 दिन बाद आओ या लेंगे या अभी जाओ बाद में आना। बस ये हमारा अप्रैल का टोकन था। इस विक्रय केंद्र के आसपास के दर्जनों गांव के किसान अपना गेहूं लेकर आए हैं। हर किसी की कहानी सुजीत की तरह ही है। 14 तारीख को सर टोकन मिला था, उस दिन हम गेहूं गिरा दिए थे। उसके बाद ये लोग मतलब हमारा गेहूं लिए नहीं। हम रोज डेली आते थे जाते थे शाम में। आज कसा जाएगा, कल कसा जाएगा, आज कसा जाएगा, कल कसा जाएगा। तो बारिश में नुकसान भी हुआ? बारिश में सर नुकसान हुआ है। भीग गया गेहूं? 75 कुंटल गेहूं हमारा अभी कसा नहीं है, वही नुकसान हो गया है, भीज गया है सर। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसे पॉलीथीन से ढक कर रखा गया। देखिए, जहाँ तक नुकसान का है कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। सारे आप देख रहे हैं कि पन्नी से ढका हुआ है। अचानक बारिश आने से जरूर है कि थोड़ी बूंदें पड़ी हैं। गेहूँ सुखा के और डिपो को डिलीवरी हो जाएगी, तो कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। और जिन किसानों का पड़ा हुआ है उनका भी तौल करा दिया जाएगा। लिस्ट बनवाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि लिस्ट बनवा के उनकी तौल करवा दी जाए, और इसमें अगर किसी का आर्थिक क्षति होगी तो उससे जो है वसूली की जाएगी। अभी गए थे। किसानों के इस संकट को लेकर विपक्ष के नेताओं ने डीएम से बात भी की और इस क्रय केंद्र पर आकर आवाज भी उठाई, लेकिन फिलहाल अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गेहूं के क्रय केंद्रों पर किसानों की यह दुर्दशा कोई नई नहीं है। हर साल किसान इस तरीके की समस्याओं से जूझता है, उसका नुकसान होता है और इसकी खबरें भी बनती हैं। पर अफसोस इस बात का है कि बावजूद इसके सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। चंदौली से संतोष के साथ, वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने पत्रकार राजकुमार केसवानी भी कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ गए। वो 71 साल के थे। वो उन गिने चुने पत्रकारों में से थे जिन्होंने 1984 में भी भोपाल गैस त्रासदी की चेतावनी पहले ही दे दी थी। उन्होंने बार बार किसी बड़े हादसे का अंदेशा जताया था। बाद में भी भोपाल गैस पीड़ितों की खबर आई तो वो लगातार उसे लोगों तक पहुंचाते रहे। उन्हें सबसे कम उम्र में जीडी गोयनका का सम्मान भी मिला। लेकिन राजकुमार केसवानी पर्यावरण के अलावा साहित्य और सिनेमा में भी
गहरी दिलचस्पी लेते थे। फिल्मों पर उनके कॉलम बहुत लोकप्रिय रहे। मुगल-ए-आज़म पर उन्होंने एक शानदार किताब भी लिखी। इन दिनों वो हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका पहल में संपादक ज्ञान रंजन का सहयोग भी कर रहे थे। उनका जाना हिंदी पत्रकारिता के लिए यकीनन बहुत बड़ी क्षति है।